ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है। आई मीन वर्ड्स मेरे पास कम है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट दिस इज़ समथिंग जब से ट्रैवल का प्लान किया है या जब से ये प्लान किया कि मैं अपना ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करूँगा, तो दिस हैज़ बीन माई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। हाय, आई एम मोहित और वेलकम है आइसलैंड ट्रैवल सीरीज के 3rd एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया कि आइसलैंड की जियोथर्मल पूल्स में रिलैक्स करना सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरी भी है, एक ऐसी एक्सपीरियंस जो हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी ड्राइव स्टार्ट की टुवर्ड्स विक, आइसलैंड के सर्दर्न पार्ट में छुपा हुआ एक स्टनिंग सा टाउन। यहाँ पर मैं अगले 4 दिन स्टे करूंगा और यहीं से मेरी आइसलैंड की आगे की जर्नी कंटिन्यू होगी। My first day in Vic was honestly quite uneasy. Snowstorm और thunderstorms पूरी रात भर चलते रहे और थोड़ा सा unsettling था। नेक्स्ट डे मुझे अर्ली स्टार्ट लेना था बिकॉज आई हैड प्लान टू विजिट डायमंड बीच एंड ग्लेशियर लगून। ये दोनों स्पॉट्स एक दूसरे के काफ़ी पास हैं, बट मेरे कॉटेज से एग्जैक्टली 4 आवर्स की ड्राइव पर थे। मैं थोड़ा वरिड था क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम स्नो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होने वाला था। मैं सुबह 6 बजे निकल गया ताकि मैक्सिमम 10 o'clock तक पहुंच जाऊं एंड आई हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लोर पीसफुली। विंटर्स में आइसलैंड की डे लाइट बहुत लिमिटेड होती है और यहाँ हर जगह काफ़ी टाइम लगता है कवर करने में, प्लस टूरिस्ट क्राउड भी होता है, तो जितना अर्ली निकलोगे उतना बेटर टाइम मिलता है एंजॉय करने का। ऑल्सो आइसलैंड में अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करना इज एक्चुअली अ वाइस मूव। वेदर यहाँ एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे ही आप रेक्याविक से निकल के सर्दर्न आइसलैंड की तरफ जाते हो, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग हाउ क्विकली द वेदर चेंजेस। कल रात भर स्नोफॉल हुई थी और मेरी सुबह की पहली थॉट ये थी कि हाउ विल आई ड्राइव टुडे ऑन दी स्नो कवर्ड रोड्स। व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज सुबह 6 बजे अपने कॉटेज से निकला हूँ और 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। अब जाके ऐसा हुआ है बाहर कि थोड़ी बहुत विजिबिलिटी हुई है क्योंकि थोड़ी बहुत डे लाइट आ गई है। सनराइज़ तो वैसे 8:40 पे होना है और मैं पिछले 2 घंटे से ऐसी ही रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ जो पूरी स्नो में कवर्ड है और बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी क्योंकि पूरा अंधेरा था। सिंस अब थोड़ी सी रोशनी आ गई तो थोड़ा बहुत अच्छे से दिख रहा है, पर इस रोड पे 70-80 से ऊपर स्पीड बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि पूरी रोड स्नो में कवर्ड है। जहाँ मैं जा रहा हूँ आज वो जगह है डायमंड बीच और वो जगह मेरे कॉटेज से है 3.5 आवर्स अवे अगर मैं विदाउट एनी ब्रेक चलाता हूँ नॉन स्टॉप। सो यानी अगर मैं एक भी ब्रेक ले लूँ बीच में तो 1 साइडेड ड्राइव भी 4 घंटे की है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह निकल गया 6 बजे ताकि मैं एटलीस्ट शाम तक कॉटेज वापस पहुँच जाऊँ, क्योंकि रात को यहाँ गाड़ी चलाना बहुत रिस्की है। या तो स्नो का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो किसी को तो अलग बात है, पर मैंने कभी स्नो में इतनी गाड़ी चलाई नहीं, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। अभी एक गैस स्टेशन पे रुका था यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए और वहाँ पे लकीली कॉफ़ी भी अवेलेबल थी, सो एक कॉफ़ी ले ली। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है इस समय। अभी मैं पहुँच चुका हूँ डायमंड बीच पे। इसको डायमंड बीच इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं वो यहाँ पे फ्लोट होते होते पहुँच जाते हैं और फिर टूट जाते हैं और बहुत छोटा फॉर्म ले लेते हैं कि वो दूर से डायमंड की तरह दिखते हैं। असली के डायमंड नहीं मिलते यहाँ पे, बट जो टूटे हुए ग्लेशियर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे इतने छोटे छोटे फॉर्म में पाए जाते हैं कि इतने शाइनी और ब्राइट होते हो कि वो लगता है कि डायमंड पड़े हैं बीच पे। इसीलिए इस बीच का नाम डायमंड बीच पड़ गया। और इस बीच के ऊपर जो सैंड है वो पूरी ब्लैक सैंड है। वैसे ब्लैक सैंड बीच दूसरा है आइसलैंड के अंदर, पर इस बीच पे भी पूरी सैंड ब्लैक है क्योंकि जो वॉल्केनिक एरप्शन हुई थी उसकी ये सैंड है और तभी यहाँ पे पूरी सैंड जो है वो ब्लैक है। मुझे नीचे देख देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत पत्थर पड़े हुए हैं। My first stop for the day was Diamond Beach.
It is one of the most unique spots in Iceland. It is a stretch of black volcanic sand where chunks of ice from nearby glacier wash up on the shore. These ice pieces shine like diamonds under the sunlight, which is why it's called Diamond Beach. The view keeps changing with the waves, making it feel like nature is creating a fresh piece of art every few minutes. It's surreal, cinematic, and honestly feels like something out of a dream. Just across the road from Diamond Beach is Glacier Lagoon, Iceland's deepest and most famous glacial lake. It's formed from melting of ice from massive glaciers. Here you will see huge icebergs floating peacefully in the lagoon, slowly drifting towards the ocean. The atmosphere is incredibly calm, almost silent, except for the gentle sound of ice cracking or water lapping against the bergs. Sometimes you might spot seals swimming around or Arctic birds flying low. It's one of those places that feels untouched and magical. ये रहा डायमंड, जो कि मुझे मिला डायमंड बीच पे। असली का डायमंड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डायमंड बीच पे बहुत सारे ग्लेशियर फ्लोट होते होते पहुंच जाते हैं और टूट जाते हैं, और टूटने के बाद अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म में यहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि ये ग्लेशियर्स है, आइस है, तो इसीलिए जब ये बहुत छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ब्राइट दिखते हैं, एग्जैक्टली डायमंड की तरह। और ऐसे यहाँ पे अनगिनत छोटे छोटे पीसेस पड़े होते हैं, तभी इस बीच का नाम पड़ गया डायमंड बीच। डायमंड बीच से निकलते ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और अभी भी मुझे पहुंचने में 1 घंटा बचा है एज़ पर गूगल मैप्स, और अब भयंकर स्नोफॉल शुरू हो गई। एक बार एटलीस्ट अच्छी हुई कि जब मैं डायमंड बीच में था तो थोड़ी देर के लिए पूरा सनी वेदर हो गया था, बट अब मेरे पहुंचते पहुंचते फुल स्नोफॉल।
सो फाइनली गाइस 9 घंटे की ड्राइव के बाद आई एम बैक टू माई कॉटेज। ये जो आज की ड्राइव थी मेरी लाइफ की सबसे सीनिक ड्राइव थी। वैसे मैंने इंडिया के बाहर गाड़ी पहले चलाई हुई है, लेकिन मैं ये शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि आइसलैंड में बहुत ज़्यादा वेदर चेंज होता है और इतने हैवी स्नोफॉल में मैंने कभी पहले गाड़ी चलाई नहीं है। बाकी जितना मैंने आज कवर करना था वो मैंने कर लिया है। बाकी 2-3 जगहें बची हैं जो मैं कल कवर करूँगा, क्योंकि कल मेरा आइसलैंड में लास्ट डे है और वो मैंने लास्ट डे के लिए ही छोड़ी हुई थी। एक तो है स्कोगाफॉस वाटरफॉल। ये आइसलैंड का सबसे अमेजिंग वाटरफॉल माना जाता है, ये मैं कल देखूँगा। और उसी से 15 मिनट दूर है एक ब्लैक सैंड बीच। तो ये दोनों मैंने कल के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि जो सबसे दूर वाली डेस्टिनेशन थी वो मैंने पहले कर ली, जो कि था ये डायमंड बीच और साथ में उसके ग्लेशियर लगून। सो अभी आई एम वेरी टायर्ड, तो अब मेरा प्लान है सिर्फ रेस्ट करने का। उससे पहले कुछ खाना बनाऊंगा, खाना खाऊंगा। बाकी मिलता हूँ कल। आइसलैंड में ड्राइव करना एक ट्रूली मैजिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो मेरी एक ही सिंसियर एडवाइस होगी, जरूर एक कार रेंट करो और खुद ड्राइव करके देखो इन स्नो कवर्ड और सीनिक रोड्स पर। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दुनिया के बहुत कम जगहों पे मिलता है। द ओपन लैंडस्केप, एवर चेंजिंग वेदर और रोड्स के दोनों तरफ बिखरी हुई रॉ ब्यूटी, सब कुछ मिलके इस जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देता है। The next day my plan was to visit one of the Iceland's most iconic spots, Skogafoss waterfall. And honestly, it turned out to be once in a lifetime experience for me. What's up guys, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं आया हुआ था स्कोगाफॉस, जो कि आइसलैंड का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स माना जाता है। जस्ट लुक एट द व्यू। Skogafoss isn't just any waterfall, it's one of the most powerful and majestic waterfalls in all of Iceland. The water drops from a height of around 60 meters, and as it crashes down, it creates this massive cloud of mist. The whole scene feels like something straight out of a movie. What's amazing is that it's very accessible, located right by the roadside, and if the weather allows, you can even climb the staircase next to it and get a stunning view from the top. But the most magical part for me was when the sunlight hit the mist. It formed a perfect rainbow right in front of my eyes. That moment was genuinely breathtaking. The sheer sound of water, its intensity, and the quiet surroundings creates such a powerful contrast that you just stop and take it all in. If you are visiting Iceland, Skogafoss isn't just a place to see, it's something to feel. ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है, सरियल। आई मीन वर्ड्स मेरे पास कम है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट ये वाटरफॉल और आई मीन जब से मैं आइसलैंड आया हूँ, स्ट्रेंज की रोज स्नोफॉल, रेनफॉल, द थंडरस्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म, पर आज जब मैंने ये वाटरफॉल देखने आना था तो फुल सनलाइट आई हुई है। और इसको देखने का फ़ायदा सनलाइट में ही है, क्योंकि इसके साथ रेनबो विजिबल होता है। एंड लकीली या फॉर्चुनेटली आज जब मैं ये वाटरफॉल विज़िट करने आया हूँ तो फुल सनलाइट है। तो वो कहते हैं ना कि यहाँ आना वसूल हो गया, या ये मेरे लक में था कि जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ आज पूरा सनी डे है। सुबह भी बारिश हो रही थी, बट जैसे ही इस वाटरफॉल पे आया हूँ, आई डोंट नो कितना फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ मैं इस समय। मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये बयान करने को, बट दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी टाइम से मैंने जब से ट्रैवल का प्लान किया है, या जब से ये प्लान किया कि मैं अपना ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करूँगा, तो दिस हैज़ बीन माई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस, इस वाटरफॉल को इस रेनबो के साथ व्यू करना। सो अभी 527 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के इस वाटरफॉल को ऊपर से भी व्यू करता हूँ। मैं बताता हूँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ओ देखो कितनी नीचे से। फाइनली पहुंच गए टॉप पे।
है स्कोगाफोस का टॉप। अब सनलाइट चली गई है, मतलब है पर बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया फिर से। और कितनी नीचे से मैं आ रहा हूँ मैं एक बार यहाँ से दिखाता हूँ। वो जो पॉइंट है वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते 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 चढ़ते, तो मैं इसी टाइमिंग की बात कर रहा था पहले कि अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और पूरा वेदर क्लाउडी हो गया है। बहुत फॉर्चुनेट लोग थे जो अभी थोड़ी देर पहले विज़िट कर गए। मैं भी बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे बारिश आने वाली है और पूरा क्लाउडी हो चुका है। और वो रहा वाटरफॉल। हल्की हल्की स्नोफॉल भी चालू हो गई है। अब बस मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से निकलूँगा मैं ब्लैक सैंड बीच के लिए। ब्लैक सैंड बीच से वापस आते हुए मुझे एक और वाटरफॉल का पता चला है। उसका नाम मेरे लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उसके अंदर क्या है, जस्ट लाइक स्कोगाफोस वो भी बहुत बड़ा वाटरफॉल है, बट उस वाटरफॉल के पीछे भी जाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाएंगे तो गीले हो जाएंगे, क्योंकि उस वाटरफॉल के पीछे भी काफ़ी ज़्यादा मिस्ट आ रही होती है। बारिश स्नोफॉल दोनों का मिक्सचर शुरू, और बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है। हाँ, तो मेरी एक बात अधूरी रह गई थी जो मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बता रहा था, बट सांस फूल गया था। सो मैं ये कह रहा था कि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आइसलैंड में अगर आ रहे हो या आने का प्लान कर रहे हो, सो प्लीज़ हायर अ कार, गाड़ी रेंट कर लो। लाइफ बहुत आसान रहेगी, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जितनी भी यहाँ बसेस आती है, पहली तो बहुत कमी है जो छोटी ट्रैवलर्स है, सारी मेनली बड़ी बसेस है, और एक बस में मिनिमम 40 से 50 लोग होते हैं। सो इमेजिन आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे यहाँ जा रहे हो, तो आपकी बस से 40-50 लोग उतर रहे हैं। आपके जैसी अगर 2-3 बसेस भी आई हुई हैं, तो उस पॉइंट पे 150-200 लोग तो बसेस के ही हो गई है, जो जाके फ़ोटो खींचेंगे, मे बी वीडियोज़ बनाएंगे, और हर बंदा जो है अपने साथ 1-2 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा होगा। तो आप ही लोग कितना टाइम लोगे? फिर जो लोग इंडिपेंडेंट आए होंगे, मतलब अपने कैंपर्स को लेके या गाड़ी लेके। सो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि गाड़ी हायर करना बेटर है, क्योंकि फिर क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। माइट भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से उतना ही पड़ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ के टूर्स हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, कोई सस्ता टूर नहीं है। गाड़ी हायर कर लोगे तो अपने टाइम पे निकलोगे, अपने टाइम पे जाओगे, प्लस अगर एक पॉइंट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो वो भी कर सकते हो। और जो दूसरा फ़ायदा है कि जितने भी ये टूर्स हैं ये सिर्फ मेन अट्रैक्शंस के लिए, मतलब जो नामी गिरामी एरियाज़ है, लाइक जैसे कि डायमंड बीच है, ब्लैक सैंड बीच है, स्कोगाफोस है, लेकिन बीच में रास्ते में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आते हैं, छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स आते हैं, जहाँ पे टूर्स और ट्रैवलर्स वाले नहीं रोकते हैं। बट अगर कोई इंडिपेंडेंट गाड़ी हायर करके जा रहा है तो उसके लिए आसान है। मेरा ये मानना है कि गाड़ी हायर करना स्पेशली आइसलैंड में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा डिसीजन होगा किसी भी फैमिली के लिए, या कोई फ्रेंड्स भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी वो ये सबका अपना अपना चॉइस होता है। And that brings us to the end of today's journey. From snow-covered drives to witnessing the raw power of Skogafoss, Iceland continues to surprise me at every turn. But the journey isn't over yet. In the final episode, I'll be heading to the famous Black Sand Beach and the stunning Seljalandsfoss waterfall, two of the most iconic and photogenic spots in all of Iceland. So stay tuned, because the best is still yet to come.